We are really, stuck and there's no fuel. न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2018। आसमान में ऊपर एयर इंडिया 101 लैंड करने के दूसरे प्रयास के लिए JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। इस विमान को हाल ही में कई संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट फेलियर का सामना करना पड़ा है। 14 घंटे की उड़ान के बाद उनके पास ईंधन कम हो रहा है। उन्होंने ILS भी खो दिया है। कॉकपिट के बाहर भारी बारिश हो रही है। चारों ओर बादल होने के कारण पायलट को बाहर कुछ दिख नहीं रहा है और रनवे को देखना लगभग नामुमकिन है। हर गुजरते मिनट में वे अधिक ईंधन खर्च कर रहे हैं और उन्हें अब अवश्य लैंड करना होगा। 357 लोगों का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि पायलट अगले कुछ मिनटों में क्या करते हैं। 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक और ट्रेजेडी होगी क्या? चलो पता करते हैं। ये एयर इंडिया 101 की कहानी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शरद की गर्म रात है। 342 यात्री न्यूयॉर्क के लिए 14 घंटे की लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका भारतीय छात्रों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है और विमान फुल था। दिल्ली के IGI से न्यूयॉर्क के JFK तक की यह उड़ान एयर इंडिया का प्रमुख मार्ग है। यह उड़ान यात्रियों को पोलर रूट से ले जाएगा। अमेरिका में प्रवेश करने से पहले ये पाकिस्तान, रशिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा से होकर गुजरेगा। ये विमान बोइंग 777-300 एक्सटेंडेड रेंज ट्विन जेट था। इसमें 2 G90-115B इंजन लगे हैं। यह विमान पहली बार 2009 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। 777 को 2 पायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन इसे लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। एयर इंडिया 101 में 4 पायलट थे। कैप्टन रुस्तम पालिया 49 वर्षीय कमांडर थे, जिनके पास 3,500 फ्लाइंग आवर्स थे। कॉकपिट में उनके साथ कैप्टन विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन DS भट्टी थे। यह पहली बार था जब वे चारों एक साथ उड़ान भर रहे थे। ब्रीफिंग के दौरान इंजीनियरिंग स्टाफ ने बताया कि विमान का APU काम नहीं कर रहा था। बोइंग 777ER जैसे विमान की सेफ उड़ान के लिए APU को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जब मेन इंजन काम करना बंद कर देता है, उस समय पावर के लिए APU का यूज होता है। इसलिए पायलट इस बात पर सहमत हुए कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है और न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में खराब मौसम की संभावना थी, इसलिए कैप्टन ने 800 किलो ईंधन एक्स्ट्रा लोड किया। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। चालक दल ने पुशबैक और टैक्सी क्लियरेंस के लिए कहा और विमान लगभग 3 बजे दिल्ली से रवाना हुआ और पायलट्स इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। समस्याओं का पहला संकट उड़ान की 40 मिनट बाद आया। पाकिस्तान के ऊपर और 30,000 फीट तक पहुंचने के बाद पायलट की स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर एक जादुई रूलर की तरह होता है जो बताता है कि ये फ्लाइट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। यह अदृश्य तरंगों को जमीन पर भेजकर देखता है कि उन्हें वापस आने में कितना समय लगता है। इससे पायलट को सुरक्षित लैंडिंग करने और सही ऊंचाई पर उड़ान भरने में मदद मिलती है। बोइंग 777 में सुरक्षा के लिए 3 रेडियो अल्टीमीटर्स हैं। अगर एक विफल हो जाए तो पायलट बाकी 2 अल्टीमीटर्स पर भरोसा कर सकते हैं। यह विमान पायलटों को बता रहा था कि 2 रेडियो अल्टीमीटर विफल हो गए थे और केवल
एक ऑल्टीमीटर अब काम कर रहा था। प्रॉब्लम यह थी कि आप कैसे जाने कि जो एक ऑल्टीमीटर काम कर रहा है वो वास्तव में सही ऊंचाई दिखा रहा है। अब क्रूज फ्लाइट में यह समस्या नहीं है, क्योंकि क्रूज के दौरान बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमेट्रिक ऑल्टीमीटर हवा के दबाव का उपयोग करके समुद्र तल से ऊंचाई निर्धारित करता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि बढ़ते ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है, लेकिन यह रेडियो ऑल्टीमीटर की तुलना में कम सटीक है। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान रेडियो ऑल्टीमीटर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी समस्या तब सामने आई जब उड़ान अटलांटिक ओशन को पार कर रही थी। इस समय उड़ान को नई दिल्ली से रवाना हुए 10 घंटे से अधिक हो गए थे और न्यूयॉर्क में लैंड करने में 3 घंटे बाकी थे। इस दौरान पायलट को चेतावनी मिली कि टी-कैस काम नहीं कर रहा है। टी-कैस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हवाई जहाज के लिए एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह है। यह आकाश में विमानों को देखने के लिए रेडार का उपयोग करता है, तो यह टकराव से बचने के लिए पायलटों को ऊपर या नीचे जाने के लिए कहता है। यह आसमान को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्रूज के दौरान टी-कैस का काम ना करना चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि यह टकराव को रोकने के लिए एक बैकअप सिस्टम था। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय जब प्लेन भीड़ भाड़ रूट में होता है तो टी-कैस टकराव से बचने के लिए यूज होता है। अब पायलट्स को चिंता होने लगी, क्योंकि अलग अलग कई उपकरणों का काम ना करना असामान्य है। टेक ऑफ से पहले एपीयू काम नहीं कर रहा था, रेडियो ऑल्टीमीटर टेक ऑफ के ठीक बाद विफल हो गया था और अब टी-कैस भी विफल हो गया। पायलट चिंतित थे कि कोई अज्ञात समस्या है जिसके कारण ये सभी विफलताएं हो रही थी। अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो न्यूयॉर्क की तरफ चलते रहे। न्यूयॉर्क में अभी सुबह 6:10 हो रहे हैं। बाहर बारिश है और आसमान बादलों से घिरा है। मैटार ने पायलट को बताया रनवे 4 राइट के लिए 1/4 मील सामने और 200 फीट ऊपर नीचे देख सकते हैं। AI 101 ने न्यूयॉर्क हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और अप्रोच कंट्रोलर से संपर्क किया। Good morning, Air India 101, final 4 right. Air India 101 heading Kennedy Tower. Good morning. You're following an Embraer short final. Wind 040 at 4. RVR 3000. Runway 4 right, clear to land. 4 right, clear to land, Air India 101. JFK में रनवे 4 राइट के लिए अप्रोच क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद पायलटों ने लोकलाइजर को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर ILS सिग्नल्स को कैप्चर नहीं कर रहा था। उनका इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी फेल हो गया था। जब विमान लैंडिंग करता है तो ILS एक GPS की तरह होता है। यह विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए रनवे पर विशेष रेडियो सिग्नल और एंटेना का उपयोग करता है, जिससे पायलटों को पता चलता है कि कहां जाना है और वो कितनी ऊंचाई पर है। यह आकाश में अदृश्य रेखाओं का अनुसरण करने जैसा है, ताकि विमान आसानी से लैंड कर सके। लेकिन इस विमान में ILS डिवाइस रनवे से भेजे जा रहे सिग्नलों को लॉक नहीं कर रहा था। फिर चालक दल ने मैन्युअल रूप से विमान को सही दिशा में डायरेक्ट किया और फिर LNAV VNAV इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का प्रयास किया। LNAV VNAV अप्रोच विमान को रनवे के करीब ले जाने के लिए GPS का उपयोग करता है। LNAV VNAV ILS से कम प्रिसाइज है, क्योंकि इसका प्रिसिजन 0.3 मील ही है। इसलिए ये और भी जरूरी है कि पायलट लैंडिंग से पहले रनवे देख सके। यदि पायलट रनवे को नहीं देख सके तो उन्हें लैंडिंग के लिए दोबारा प्रयास करना होगा। जैसे ही वो रनवे की ओर बढ़ रहे थे, पायलटों ने लैंडिंग गियर बढ़ाया। तभी कॉकपिट में एक और वार्निंग साउंड बजने लगा। ये चेतावनी पायलटों को बता रही थी कि लैंडिंग गियर पूरी तरह से नीचे नहीं था और तुरंत
कुछ करने की आवश्यकता है। पायलटों ने इस नए मुद्दे की जांच करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और फिर चेकलिस्ट देखने के बाद पता चला कि गियर एक्चुअली डाउन था और यह एक फॉल्स अलार्म था। इस फॉल्स अलार्म ने पहले से ही भारी काम में एक और डिस्ट्रैक्शन ऐड कर दी थी। इस समय विमान 3 से 4 मील प्रति मिनट की दूरी तय कर रहा था और गलत गियर चेतावनियों के कारण पायलट लैंडिंग के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर से लैंडिंग प्रयास करने का फैसला किया। Star Air India 101 going around runway 4 right. Air India 101 Heavy, roger, fly runway heading, climb and maintain 2000. Runway heading 2000 Air India 101. विमान 2000 फीट तक वापस चढ़ गया और न्यूयॉर्क कंट्रोलर के संपर्क में आ गया। Air India 101 having on best runway 4 right, maintaining 2000 heading 100. Air India 101 Heavy, thank you. You're at a contact. Runway heading 180, altimeter 3011. तब पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि अभी वो लैंडिंग के दूसरे प्रयास के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए लंबे रूट की जरूरत थी। Radar Air India 101, could we have longer vectors? We were facing some instrument problems as well. Was that the reason for the go-around? AFIRM, because we lost the localizer and our minima changed and there were a lot of issues involved. So we're trying to sort that out if we can even continue with this अब approach. यह जानने के लिए कि आगे क्या होता है, आपको क्लाउड सीलिंग समझनी होगी। क्लाउड सीलिंग जमीन और बादल के सबसे निचले हिस्से की दूरी है। ये पायलट को बताता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो जमीन देखना शुरू कर सकते हैं। यदि विमान में ILS वर्किंग है और ऑटो लैंड करना पॉसिबल है तो पायलट विमान को 0 फीट की क्लाउड सीलिंग पर लैंड कर सकते हैं। क्योंकि ये पायलट एक नॉन प्रिसिजन लैंडिंग कर रहे थे, उन्हें रनवे को देखना जरूरी था ताकि वो सही जगह लैंड कर सके और इसके लिए उन्हें कम से कम 600 फीट की क्लाउड सीलिंग की जरूरत थी। JFK की क्लाउड सीलिंग 200 फीट थी। उनकी ऑल्टरनेटिव हवाई अड्डे 200 फीट की क्लाउड सीलिंग पर थे। Okay, well, right now the weather that I have is showing indefinite ceiling 200 at Kennedy. RVR is 4,500, so that's gotten a little bit better. The visibility is fine, but problem we are facing is with the ceiling because we can't continue with the ILS with a ceiling of 200 because every time we try to lock on to the localizer, the instrumentation doesn't allow us to do that. Okay, so you cannot do like an auto land or something. No, Autoland is not available because both we've got 2 radio altimeter failures. So we're on 1 radio altimeter. We've got TCAS failures. We've got all multiple instrument failures. So what ceiling do you need? Anything above like 600 or so. Okay, I got it. Okay, I understand now. Just fly heading 220. Let me find some weather. Pull some weather up and let me find something. Okay, thanks. इस विमान में दूसरी समस्या यह थी कि पायलट बचे हुए ईंधन को बचाना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे कई लैंडिंग अटेम्प्ट कर सके। इसका मतलब था कि उन्हें न्यूयॉर्क के पास ही एक हवाई अड्डे पर लैंड करना था और वो बॉस्टन या वॉशिंगटन की ओर नहीं जा सकते थे। And just before I go away, what was your potential alternate? The primary alternate was Newark, and the secondary alternate is Stewart, but both seem to be, in the same sort of situation. हर गुजरते मिनट के साथ उनका ईंधन कम हो रहा था और वो अब अपने रिजर्व ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे। Air India 101 Heavy, I'm having trouble finding anything that's really that good. I have Albany is 600 feet overcast, and Boston, Logan would be 500 overcast. I'm trying to find Washington Dulles is at 200 feet also. We're just checking Boston as well because we're getting a little low on the fuel as well, so we need to decide quick. And we're burning quite a lot at this time. Get higher, we can burn a little less fuel, and then I believe Pittsburgh is 2,500. 2005. That's
we'll have to just check for the fuel as far as this goes. Air India 102, 101 Heavy, climb maintain 6,000. Climb maintain 6,000, Air India 101. Air India 101 Heavy, I think based on the weather that we have in the area and based on the forecast that I'm seeing, I think Bradley, Kilo Bravo Delta Lima will be your best option. Okay, and what's the ceiling there? Okay, right now the ceiling at there is 500 overcast. Got a trend showing it's the ceiling at JSK is also improving a bit. I could try a VNAV approach. Okay. And see, it can take us down in a situation like this because we're really, stuck and there's no fuel. And I'm showing Newark just had a special, and they're showing 400 overcast. They just had a special at 1205 Zulu, so about 6 minutes ago. Okay, so it's a bit better now in Newark, is that correct? Yes, sir. The weather came up to 400 feet overcast at Newark. तब कंट्रोलर ने पायलटों को बताया कि नेवाक ने एक नया मेटार जारी किया है और इससे वहां की क्लाउड सीलिंग 400 फीट बढ़ गई है। पायलटों ने 400 फीट की ऊंचाई से नेवाक में लैंडिंग करने का निर्णय लिया। याद रखें, ये अब भी उस 600 फीट से कम है जो वो शुरू में चाहते थे, इसलिए ये लैंडिंग आसान नहीं होगी। Okay, so you want to do the VNAV approach into Newark, is that correct? That's right. That's the only option that we have because, this ILS is unpredictable because every time we turn towards the localizer, it's just gone. Okay, so your ILS is out of service on both sides of the airplane, right? Yeah, that's correct. And then you said also the radar altimeters are out on both sides of the airplane? That's right. We are on a single radio altimeter now. इस समय विमान के पास लगभग 7,200 किलोग्राम ईंधन बचा था। ये बस इस ट्रिप को पूरा करने के लिए काफी था। Other than both ILSs, both radar altimeters, what other things have failed on the airplane? Single source radio altimeter. We've got TCAS failure, no auto land, wind shear system, auto speed brake, and APU is unserviceable as well. उनकी स्थिति कितनी खतरनाक है, इसे याद दिलाने के लिए कंट्रोलर ने उनसे पूछा। India 101, so just when you get a chance, give me the people on board and the fuel on board, please. We have total of 370 and fuel 7,200 kgs India 101. पायलट्स ने फिर नेवाक अप्रोच कंट्रोलर को कांटेक्ट किया, जिन्होंने उन्हें 4 राइट अप्रोच की अनुमति दी। India 101 heavy, 10 miles from Doohan, turn right heading 010, meet me 3 times. Let's all stop. The localizer cleared. ILS runway 4 right approach. फिर विमान की लैंडिंग से पहले ही इमरजेंसी व्हीकल्स को तैयार किया गया। India 101 heavy, emergency personnel will be standing by. Secure India 101. Prep 1, while we wait here, nature of emergency is a computer failure. Aircraft type is a Boeing 777 Whiskey model. 270 souls on board and 72,000 kilos of fuel. इस समय पायलट्स अपने सभी सामान्य उपकरणों के बिना दुनिया के सबसे व्यस्त रूट में से एक पूरे भरे हुए विमान को लैंड करने की कोशिश कर रहे थे। इस तनाव वाले माहौल में वो 14 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके थे और इससे भी बढ़कर जब उन्होंने अपने कॉकपिट के बाहर देखा तो उन्हें केवल बादल ही दिखाई दिए। हर गुजरते मिनट के साथ पायलट उम्मीद कर रहे थे कि बादल हटेंगे और उन्हें नीचे रनवे दिखाई देगा। 1000 फीट की ऊंचाई पार करते समय कैप्टन पालिया को एहसास हुआ कि विमान आइडियल डिसेंट पाथ से ऊंचा उड़ रहा था। अगर ये तुरंत सुधारा नहीं गया तो विमान को दूसरी बार गो अराउंड करना पड़ेगा और अधिक ईंधन का इस्तेमाल होगा जो उनके पास नहीं था। कैप्टन पालिया ने इसे सुधारने के लिए विमान की नाक को हाथ से नीचे दबा दिया ताकि वापस आइडियल पाथ पर आ सके, लेकिन इससे विमान और भी तेज हो गया। एक समय पर कंट्रोलर ने पायलट्स को चेतावनी दी कि विमान जमीन के बहुत करीब उड़ रहा है। लगभग 400 फीट के पास विमान अंत में
बादलों से बाहर निकल गया। फिर उन्हें पता चला कि विमान ज्यादा ऊंचा उड़ रहा था और उनकी जरूरत से ज्यादा दाएं था। कैप्टन पालिया ने हाथ से विमान की नाक को नीचे और बाएं पुश करके विमान को सेंटर लाइन के साथ लाइन अप करने की कोशिश की। अंत में विमान सुरक्षित रूप से नेवार्क के रनवे 4 पर लैंड हुआ। फिर इमरजेंसी सर्विसेज ने पायलटों से पूछा कि उन्हें कोई मदद की जरूरत है क्या, लेकिन पायलटों ने इनकार कर दिया। विमान को लैंड करने के 10 मिनट बाद पूरा हवाई अड्डा तूफान के चपेट में आ गया। अगर पायलटों ने अपनी अप्रोच को 5 मिनट और देरी से शुरू किया होता या फिर उन्हें दूसरी बार गो अराउंड करना पड़ता तो वो विमान को लैंड नहीं कर पाते। दुर्भाग्यवश ये कई इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स के मूल कारण अब तक अनजान है, क्योंकि एयर इंडिया ने ना तो कोई घटना रिपोर्ट जारी की है और ना ही कोई जांच रिपोर्ट। हालांकि एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि विमान के मुख्य कंप्यूटर में जो फ्लाइट डेक, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स और मेंटेनेंस सिस्टम्स को नियंत्रित करता है, मैल फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से पायलटों को गलत वैल्यूज दिखाई गई। ये 4 व्यक्तियों का दल था जिन्होंने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था, पर इन पायलटों ने एक दूसरे के साथ और एयर कंट्रोलर के साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करके इतनी मुसीबतों के बावजूद अंत में विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया। विमान को अगले दिन फेरी फ्लाइट के रूप में भारत लाया गया।